हेलो एवरीवन। देखिएगा अपन ने लास्ट लेक्चर में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर और एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में बात की थी, एसिड बेस थ्योरी के बारे में बात की थी। यहां तक बात हो गई थी। चले आज मैं आगे बात करता हूं। मैं एसिड बेस थ्योरी को वापस समराइज कर रहा हूं एक अलग से टॉपिक लेके। एसिड क्या होता है, मेरी अब हेडिंग है एसिड। ठीक है, जनरलाइज वे में कि एसिड क्या होता है, कैसे मालूम चलेगा कि वो एसिड है या नहीं है। तो अगर मेरे को दिया जाए और उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर या फिर मेरे को इस बेसिस पे पूछा जाए कि आपको दे दिया है ना तो आपको H+ दिखता है, ना OH- दिखता है, ना प्रोटॉन दिखता है, ना इलेक्ट्रॉन दिखता है, आप बताओगे कैसे कि वो एसिड है या बेस है। तो सिंपल सा तरीका है, एक लिटमस पेपर आता है ब्लू कलर का और एक रेड कलर का, उसके ऊपर आप एसिड और बेस का ऑब्जर्वेशन देख सकते हो। तो एसिड की बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये है कि ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है एसिड, रेड लिटमस में। कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड नंबर, एसिड वो होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये कैसा एसिड होता है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है? आर्सेनियस का एसिड। थर्ड नंबर अगर पॉइंट पे मैं बात करूं तो एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन दाता। कौन से एसिड होते हैं? ब्रोंस्टेड एसिड। और लास्ट अगर बात करूं मैं एसिड के बारे में तो एसिड जो होते हैं वो लोन पेयर ग्रहण करते हैं, लुईस एसिड है, उसे अपन क्या बोलते हैं? लेविस एसिड या लुईस एसिड बोलते हैं। एसिड की बेसिक डेफिनेशन ये हो गई, जो कल पढ़ी थी वही बात है सारी की सारी। ठीक है, चले नेक्स्ट बात करूं मैं इनके बारे में। फिफ्थ नंबर पॉइंट, एसिड का वियोजन स्थिरांक, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, अम्ल का वियोजन स्थिरांक। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के। एसिड के लिए बात कर रहे हो तो एसिड का वर्ड आएगा ए, तो इसलिए इसे नाम दिया जाता है के। क्या नाम दिया जाएगा? के ए नाम दिया जाएगा। मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं फॉर मोनोबेसिक एसिड, एक क्षारकीय अम्ल के लिए मैं बात कर रहा हूं। किसके लिए बात कर रहा हूं? एक क्षारकीय अम्ल के लिए बात कर रहा हूं, मोनोबेसिक एसिड के लिए बात कर रहा हूं कि अम्ल का वियोजन स्थिरांक क्या होगा। सिंपल सी बात सुने, अगर मैंने कोई एसिड लिया Ha, अगर ये डिसोसिएट हो रहा है H++A- में, तो इसका Ka लिखोगे तो वही केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते थे, तो H+ आयन इंटू A- आयन अपॉन क्या लिखा जाएगा? Ha। ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए H+ आयन की कंसेंट्रेशन और A- आयन की कंसेंट्रेशन अभी तो बराबर है, जो ये H+ आयन की कंसेंट्रेशन आए चाहे A- की कंसेंट्रेशन आए, किसी की भी कंसेंट्रेशन आए, ये किसके बराबर होगी? C अल्फा के। और अगर एसिड वीक है, अगर एसिड वीक नहीं भी है तो C अल्फा जो होगा ये C अल्फा के बराबर आएगा, और अगर वीक एसिड होगा तो C अल्फा रूट के इंटू सी के बराबर आएगा, रूट के इंटू सी के बराबर आएगा, वो वीक होगा तब। तो H+ इंटू A- की कंसेंट्रेशन बराबर होगी, और वो किसके बराबर होगी? C अल्फा के बराबर होगी। ठीक है, अगर अब इसके लिए अगर अपन बात करें तो Ka बराबर ये होगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C-C अल्फा, तो ये हो जाएगा K बराबर C अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा। ठीक है बात, ये जनरली बात होगी मोनोबेसिक एसिड के लिए, इस टाइप से डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं। वही तरीका है जो कल बताया था ए बी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, A+ और B- बनेगा तो A+ की कंसेंट्रेशन C अल्फा, तो यहाँ पे H+ आयन की कंसेंट्रेशन C अल्फा, K C अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चले। केस सेकंड पे बात करते हैं। अगर डाइबेसिक एसिड हो, केस सेकंड फॉर डाइबेसिक एसिड, फॉर डाइबेसिक
एसिड। डाई बेसिक एसिड के लिए अगर अपन बात करें, किसके लिए बात करें, डाई बेसिक एसिड के लिए, तो देखो क्या होगा। डाई बेसिक एसिड होता है H2O जो 2 H प्लस आयन दे, द्विक्षारकीय अम्ल जिसमें 2 H प्लस आयन हो, तो H2A है, इसको मैंने ये डिसोसिएट किया तो 2H प्लस बनेगा प्लस A-2 बनेगा। ये इसका ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ K, ये इसका ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया K। ठीक है, ये ऐसे टूटता नहीं है ना, एक्चुअल में टूटता स्टेप वाइज है। पहले H प्लस आयन देगा प्लस Ha- देगा, ये होगा Ka1, फिर Ha- जो होगा वो देगा H प्लस प्लस A-2, ये हो गया Ka2, ऐसे देगा। ये इसका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये इसका सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है बात। अब सुने बात को, मेरे को ये चीज क्लियरली मालूम है, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो ये वाली रिएक्शन आएगी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जब रिएक्शन को ऐड किया जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये लो Ka जो आएगा वो Ka1 मल्टीप्लाई बाई Ka2 हो जाएगा। ठीक है बात। ट्राई बेसिक एसिड के लिए बात करें, केस थर्ड, मैं बस एसिड वाले केस में ही बता रहा हूं, बेस वाले केस में इतनी बात नहीं करेंगे अपन, सेम बात रहेगी वहां पे। इसलिए त्रिक्षारकीय अम्ल ट्राई बेसिक एसिड है, तो उसमें क्या होगा, ट्राई बेसिक एसिड त्रिक्षारकीय अम्ल में H3A नाम का कोई कंपाउंड होगा। जैसे इसमें H2S हो सकता है, इसमें H3PO4 हो सकता है। ठीक है, ये 3 H प्लस आयन देगा प्लस A-3 देगा, ये इसका ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया K, ये इसका ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया K। अब सुने बात को, ये स्टेप वाइज ब्रेक होगा, H प्लस आयन प्लस H2A-, ये लो ये Ka1, फिर H2A- जो है वो डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस Ha-2, ये Ka2, और फिर Ha-2 डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस A-3 Ka3। अगर मैं बात करूं तो इन तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड करोगे तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन आएगी, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka जो आएगा K1 मल्टीप्लाई बाई K2 मल्टीप्लाई बाई K3 आएगा। K जो आएगा वो तीनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा K1 इंटू K2 इंटू K3। एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये है, इन जनरल में अगर मैं बात करूं तो जनरली ऐसा होगा कि Ka1 की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी Ka2 से, और Ka2 की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी K3 से, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, जनरली ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा, अगर पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि Ka1 की वैल्यू ज्यादा होती Ka2 से, और Ka2 की वैल्यू ज्यादा होती किससे, Ka3 से। ये जनरली बेसिक आइडिया मैंने सारा बताया कि एसिड है तो एसिड के बारे में ये सारी चीजें हैं। एक मैं और बात बताता हूं, सुनना बात को ढंग से। अगर मैं किसी आयंस के लिए बात करूं, एसिड की बात चल रही है 4 आयंस के लिए, केस फोर्थ चल रहा है, देखना वो जोरदार चीज बता रहा हूं, 4 आयंस जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा उसके लिए। ये NH4+ है, इसको मैंने H2O में दिया। ठीक है, तो रिएक्शन होगी ऐसे NH4OH प्लस H प्लस आयन। एक बात बताओ, जो वाटर के अंदर H प्लस आयन रिलीज करता है, जो वाटर के अंदर H प्लस आयन रिलीज करता है उसे एसिड बोलते हैं। इसका मतलब अमोनियम आयन यहाँ पे अभी किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, एसिड की तरह ट्रीट कर रहा है, बोलो, क्योंकि इसने H प्लस आयन दे दिया, देखो लास्ट में जाते हुए, है ना। तो सुनना बात को, इसका K जो होगा, K ऑफ अमोनियम आयन, ये किसके बराबर होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस भी हुआ है एक्चुअल में, आगे मैं हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ाऊंगा, जल अपघटन, तो इसका जल अपघटन भी हुआ है, ये जल अपघटन की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं KH ऑफ अमोनियम आयन, किसके बराबर आएगा, K और KH ऑफ अमोनियम आयन क्या होगा, बराबर होगा अमोनियम आयन का अमोनियम अम्ल का वियोजन स्थिरांक जो होगा उसके जल अपघटन स्थिरांक के किसके बराबर होगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, चाहे K बोलो या KH बोलो, NH4OH की कंसेंट्रेशन इंटू H प्लस की कंसेंट्रेशन अपॉन अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन इंटू वाटर की कंसेंट्रेशन, ये आ जाएगा। ठीक है, ये जनरली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूज न्यूमेरिकल आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ ये भी देखो एसिड की तरह ट्रीट कर रहा है,
ये भी किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, एसिड की तरह। न्यूमेरिकल आएंगे तब उस समय आपको बताया जाएगा बकायदा। चलो आगे, ठीक है। एसिड के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं बेस के बारे में। बड़ा इस टॉपिक के अंदर जो है वो एक बात ध्यान रखे, सारे न्यूमेरिकल ही है, मतलब आपको सारी चीजें क्लियर न्यूमेरिकल के थ्रू ही करनी पड़ेगी। तो आज न्यूमेरिकल ही करने वाले पीएच वाले टॉपिक के अंदर आगे जो पहले पढ़ाया है उसका यूज करते हुए अब अपन बात करते हैं बेस की। बेस क्या होता है, सेम वे जो भी अपन ने पढ़ा था उसी टाइप से। बेस सार क्या होगा, बेस या सार के बारे में पहला पॉइंट, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा, रेड लिटमस को बेस जो है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस में। किसमें कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस में। रेड लिटमस को कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस में, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, जलीय विलयन में क्या देता है, OH माइनस आयन। जो OH माइनस आयन देता है उसे कौन सा बेस बोलते हैं, आर्रेनियस बेस बोलते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, प्रोटोन ग्राही ब्रोंस्टेड बेस, प्रोटोन ग्राही। और फोर्थ नंबर, लोन पेयर दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, लेविस बेस। ये चार डेफिनेशन हो गई। रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करे, जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे, या फिर प्रोटोन ग्राही होना चाहिए, या फिर कैसा होना चाहिए, लोन पेयर डोनर होना चाहिए। लोन पेयर दाता होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। सारी बात क्लियर। अब पांचवा पॉइंट बात करते हैं, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्षार का वियोजन स्थिरांक, बेस है तो K और B, KB हो जाएगा, ठीक है। बेस मैंने ले लिया कोई BOH, तो BOH लोगे तो B प्लस प्लस OH माइनस होगा। T बराबर 0 टाइम पे इसकी कंसेंट्रेशन C ली अगर आपने, ये 0 होगा, ये 0 होगा। T बराबर इक्विलिब्रियम टाइम पे C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। तो KB बराबर B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH आएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। तो KB बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दो कल ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, मैंने बोला था यूनिवर्सल फॉर्मूला, हर जगह यही फॉर्मूला काम आएगा। K बराबर था C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। एसिड आया तो K हो गया, बेस आया तो KB हो गया, लेकिन फॉर्मूला तो अभी भी वही रहा, कौन सा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन ध्यान रहे ये किसके लिए एप्लीकेबल है, AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल है। किसके लिए, AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जो एक A प्लस आयन दे और एक B माइनस आयन दे। ठीक है बात सारी। तो ये बेस का वियोजन स्थिरांक हो गया। ये एसिड और बेस की अपने जनरल बात हो गई, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल एवं क्षार का सापेक्षिक सामर्थ्य, अम्ल क्षार का सापेक्षिक सामर्थ्य। एसिड या बेस की बात करूं तो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगा, सापेक्षिक सामर्थ्य क्या होगा, उसकी बात करते हैं अपन, है ना। समझे बात को। कोई अगर एसिड का स्ट्रेंथ जो होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होगा, अम्ल का सामर्थ्य जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयनों की संख्या के क्या होगा, समानुपाती होगा। किसी भी एसिड का जो स्ट्रेंथ होगा, सामर्थ्य जो होगा, वो नंबर ऑफ H प्लस आयन के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। H प्लस आयन किसके बराबर होता है, C अल्फा के। C अल्फा किसके बराबर होता है, रूट के इंटू सी के, रूट के इंटू सी के।
मैं वीक एसिड के लिए बात कर रहा हूं, बाकी तो अगर आपको डायरेक्ट चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नंबर ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन होता है C अल्फा और वो किसके बराबर होता है रूट के इंटू सी। अगर मैं दो एसिड की बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सेकंड, तो फिर तो मैं ऐसा बोल दूं इज इक्वल टू रूट के वन इंटू सी वन अपॉन के टू इंटू सी टू। आप तभी कंपेयर कर पाओगे जब उनकी सांद्रता क्या हो, बराबर हो। जब C1 बराबर C2 होगा वेन, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो आएगी एसिड 1 टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सेकंड क्या आनी चाहिए बोलो, ये आएगी रूट K1 अपॉन K2, ये आएगी। ये तभी कंपेयर कर पाओगे जब क्या हो, दोनों की कंसेंट्रेशन क्या हो, बराबर हो। जिससे बेसिकली तो ये मालूम चल रहा है कि देखो अल्फा ज्यादा होगा ना तो उस कंडीशन में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ेगी। अल्फा ज्यादा हो लेकिन सी क्या रहना चाहिए उस समय, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो मैंने सी को कांस्टेंट किया तो देखो रूट K1 बाई K2 आएगा। सिंपल सा इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या बनेगी, देखे दो अम्ल के वियोजन स्थिरांक दे रखे आपको, दो अम्ल के वियोजन स्थिरांक दो अम्ल के वियोजन स्थिरांक 10⁻⁻⁴ एंड 10⁻⁻�6 है, तो उनका सापेक्षिक सामर्थ्य ज्ञात करो। उनका सापेक्षिक सामर्थ्य क्या करे, ज्ञात कीजिए। दो अम्ल के वियोजन स्थिरांक दे रखे K1 K2, तो बोला सापेक्षिक सामर्थ्य ज्ञात करे, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 टू एसिड 2 रूट K1 बाई K2 रूट K1 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻�6 10। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो पहला अम्ल होगा वो दूसरे अम्ल के कंपैरेटिव में 10 गुना जो है ना वो प्रबल अम्ल है। पहला अम्ल दूसरे अम्ल की तुलना में 10 गुना प्रबल अम्ल है। मैं ऐसा बोल सकता हूं पहला एसिड जो होगा वो दूसरे एसिड के कंपैरेटिव में 10 गुना H प्लस आयन देगा। ये देख लो, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये है ना नंबर ऑफ H प्लस आयन, तो 10 गुना H प्लस आयन देगा। इसको देख के ये नहीं मालूम करना है कि 100 गुना देगा, रेशियो तो 100 आ रहा है लेकिन वो स्क्वायर रूट में 100 आएगा। स्ट्रेंथ के लिए बात करूंगा तो बात समझ में आई, रिलेटिव स्ट्रेंथ समझ में आ गया। चले आगे बात करें। चलो ये बात हो गई एसिड बेस की कंप्लीटली बात अपनी। अब अपन बात करते हैं वाटर से रिलेटेड, पानी। अब अपन बात करते हैं वाटर से रिलेटेड। जो कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं काम काम के। वाटर जल, पहला पॉइंट सुने, वाटर जो है ना वो लिटमस पेपर के लिए कैसा है, वाटर लिटमस पेपर के लिए कैसा है, मतलब ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है तो एसिड और बेस हो गया, दोनों को कन्वर्ट करता है तो एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मिक, और कोई भी ऑब्जर्वेशन शो नहीं करवाता है तो उसे अपन बोलते हैं उदासीन। तो H2O जो है, 4 ऑक्साइड बताए थे उदासीन होते हैं, तो वाटर जो है वो पहला H2O जो है न्यूट्रल ऑक्साइड है। H2O कैसा ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। किसके लिए, लिटमस के प्रति। अगर लिटमस टेस्ट के लिए, हाँ तो H2O जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है किसके अकॉर्डिंग, लिटमस टेस्ट के लिए। तो लिटमस पेपर पे अगर मैं H2O गिराता हूं तो ना तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ना रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा और ना ही ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, आपस में इंटर कन्वर्जन नहीं। तो H2O कैसा ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। सेकेंड नंबर बात, H2O जो है वो एम्फीप्रोटिक
स्पीसीज है। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बोले तो उभयप्रोटिक। कल आपको समझाया गया था कि उभयप्रोटिक स्पीसीज क्या होता है, कल ये समझाया गया था ना। उभयप्रोटिक स्पीसीज जो H+ आयन डोनेट भी करे और H+ आयन गेन भी करे। जो H+ डोनेट करता है, H+ आयन गेन करता है, उसे बोलते हैं एम्फीप्रोटिक या उभयप्रोटिक स्पीसीज बोलते हैं। आ रही बात समझ में? कल समझाया था H2 अगर H+ लेता है तो H3O+ बनाएगा, पॉसिबल है, और OH- बनाएगा, वो भी पॉसिबल है। जब दोनों पॉसिबल है तो एम्फीप्रोटिक हुआ। थर्ड नंबर बात आते हैं, एसिड बेस के बारे में बात करते हैं। कौन सा एसिड होना चाहिए? खुद है तो H+ तो देता ही देता है, H+ देगा, प्रोटॉन भी देगा, ठीक है। तो कौन कौन से एसिड हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आर्सेनियस का एसिड, आर्सेनियस एंड ब्रोंस्टेड एसिड है, ये लो, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करूं तो H2O बेस कौन सा है? तो देखो OH- देता है तो आर्सेनियस बेस हो गया। H+ ग्रहण कर सकता है तो इसका मतलब ब्रोंस्टेड हो गया, ये लो। लोन पेयर होता है, बिल्कुल होता है साहब, तो लेविस बेस हो गया। तो तीनों बेस होता है। तो H2O एसिड और बेस दोनों की तरह ट्रीट कर सकता है, एक लेविस एसिड के अलावा। लेविस एसिड नहीं है, 3 एसिड थे, 3 बेस थे, तो 5 की तरह ट्रीट कर रहा है, लेविस एसिड की तरह ट्रीट नहीं करेगा। चलो आगे बात करते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट, शुद्ध जल की मोलरता। शुद्ध जल की मोलरता या सांद्रता, ये देखो कंसंट्रेशन टर्म्स में भी आया था। आपको जब भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ है ना, शुद्ध लिखा हुआ है, प्योर सब्सटेंस, तो उसका मतलब ये होता है सॉल्यूट भी वही होना चाहिए, सॉल्वेंट भी वही रहे, और सॉल्यूशन भी जो है वो वाटर ही रहेगा। सॉल्यूट वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्यूशन भी वाटर है। तो देखो अगर शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है ना, तो मोलरता कहां पे डिफाइन होती है? 1 लीटर में। तो ये काम करो, 1 लीटर विलियन ले लो। अब विलियन कौन? जल। 1 लीटर H2O लिया, सॉल्यूट कौन? जल। तो विलय के मोल, सॉल्यूट के मोल कितने होंगे? विलय के मोल कितने होंगे? विलय भी कौन है? जल है। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें वाटर वाले केस में पहले ही बताया था, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 1000 ml बोलो या 1000 ग्राम बोलो, एक ही बात है। मोल कैलकुलेट करना है तो 1000 डिवाइड बाई 18, मोलरता बराबर विलय के मोल, ये लो, डिवाइड बाई विलियन का आयतन लीटर में, ये लो, 1000 डिवाइड बाई 18, 55.5 m हो जाएगा, 55.5 m हो जाएगा शुद्ध जल की मोलरता। आगे बात समझ में? ये ध्यान रखना है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? 55.5। अब अपन 6 नंबर बात करते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल रिप्रेजेंट करते हैं KW से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? KW से। क्या होता है जल का आयनिक गुणनफल? देखिए, ये H2O लिया, ये ब्रेक होता है H++ OH- में। किस में ब्रेक होगा? H++ OH- में ब्रेक होगा। H2O H+ और OH- में अगर ब्रेक होगा तो इसका आयोनिक प्रोडक्ट देखना है KW। तो आयन कौन से थे? H+ इंटू OH-, ये होता है KW। 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हो, 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो देखो H+ और OH- आयन बराबर होंगे, C अल्फा C अल्फा, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ये लो। तो वैल्यू पुट करें तो KW जो होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। कहां पे होगा? ये होगा 25 डिग्री सेल्सियस। मैं जोर क्यों दे रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर पर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किससे अफेक्ट होती है? टेम्परेचर से। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ाया तो H+ एंड OH- दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो KW भी बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस लेते हो
तो के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻12 हो जाती है। ये घटी नहीं है, एक्चुअल वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हो रही है, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻12 तक पहुंच गई। ठीक है बात, चले आगे। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट, जल का वियोजन स्थिरांक। जल का वियोजन स्थिरांक के की बात करते हैं। जल का वियोजन स्थिरांक के की बात करते हैं। तो मैं क्या वियोजन स्थिरांक कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये H2O लिया, ये H प्लस प्लस OH माइनस में जाएगा, ठीक है। अगर इसका K लेते हो तो H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O होगा। अगर ये होगा तो KW अपॉन H2O होना चाहिए। 10⁻⁻14 अपॉन H2O की कंसेंट्रेशन ये देखो 55.5 लिखूं या 1000/18 लिख दूं, तो ये K हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ये वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जल का वियोजन स्थिरांक हो गया। ठीक है, ये जल का वियोजन स्थिरांक आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं जल के लिए, वाटर वाले केस के लिए, जल की आयनन कोटि मीन्स एल्फा। बहुत सिंपल सी बात है, आयनन कोटि बात करते हैं एल्फा। तो मैं तो एक बात बोलता हूं, H प्लस आयन कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही बात कर रहे हैं भैया, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है सब कुछ। 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस आयन किसके बराबर होगा, सी अल्फा के। सी अल्फा किसके बराबर है, 10⁻⁻7 के। तो अल्फा बराबर कितना होगा, 10⁻⁻7 अपॉन कितना आएगा 1000/18, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻9 परसेंटेज में चाहिए तो 1.8 इंटू 10⁻⁻7 परसेंटेज आ जाएगा। अब आप बताओ कि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देखो जल कितना कम टूटता है, जल कितना कम टूटता है, तो जल से आने वाले H प्लस आयन को अपन कंसीडर नहीं करते। उसका रीजन क्या होता है कि इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, 10⁻⁻7 होती है। इसका दुर्बल विद्युत अपघट्य या वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसका अल्फा देखिए परसेंटेज में 1.8 इंटू 10⁻⁻7 परसेंटेज है। कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁻7 परसेंटेज है, जो बहुत कम है। बात क्लियर सारी, ये सारी बात थी। 8 पॉइंट लिखा है मैंने वाटर के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ भी यूज आएगा, ठीक है, लिखा है तो यूज आएगा। चले आगे, चलो वाटर के बारे में बात हो गई, अब अपन बात करते हैं, आगे बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म के लिए, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म के लिए संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म के लिए Ka एंड Kb में संबंध, रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आपको मालूम है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो होता है उसको बोला जाता है जो H प्लस आयन के थ्रू डिफर हो। कल समझाया था, जिसमें H प्लस का डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बोलते हैं। ठीक है, चलो सिंपल सा, ये मैंने एक एसिड लिया HA, वाटर में लिया, ये एसिड है तो A माइनस देगा प्लस H3O प्लस देगा, यही बात हुई। ये अगर A माइनस दे रहा है, या इसको आप ऐसे ले लो HA है, H प्लस देगा इंटू A माइनस देगा,
ये लो, इसका के लिख दो, H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन क्या लिखूंगा, एच ए। चलो ए माइनस लिया प्लस वाटर लिया, ये बनाएगा एच ए प्लस ओ एच माइनस, बनाएगा ये। तो इसका के बी लिखो, के बी होगा एच ए इंटू ओ एच माइनस अपॉन ए माइनस। वाटर एक्सेस में इसलिए नहीं लिखना है, ठीक है। के इंटू के बी करो, के इंटू अगर के बी करते हो तो एच ए से एच ए कैंसिल होगा, ए माइनस से ए माइनस कैंसिल होगा, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस ये आएगा। एच प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू के डब्ल्यू, तो के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। अब अपन को मालूम है 25 डिग्री सेल्सियस पर के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14। तो के ए इंटू के बी इज इक्वल टू 10⁻⁻14। के इंटू के बी इज इक्वल टू 10⁻⁻14। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने देखो पूरा डिराइव किया है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, अब इस पॉइंट को याद रखना है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। के इंटू के बी जो होता है वो के डब्ल्यू के बराबर होता है ओनली फॉर किसके लिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे बोला CH3COOH का के ए जो है वो 2 इंटू 10⁻⁻5 है, तो F माइनस का के बी ज्ञात करो। टेम्परेचर कुछ नहीं दिया, टेम्परेचर अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया है तो ये मान के चले 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। अब आपने कहा चलो ठीक है, के बी कैलकुलेट करना है, तो के इंटू के बी इज इक्वल टू 10⁻⁻14 हो जाएगा। ये लो, सही है बात। गलत है, क्यों गलत, इसलिए है F माइनस जो है, क्या ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, क्या नहीं है। अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है तो क्या ये रिलेशन लगेगा, क्या नहीं। आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो F माइनस का के बी इस गिवन डेटा से, तो जो डेटा दे रखा है इससे तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। चलो आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे बना के दिया जा सकता है, सिंपल सा, जो रियल फॉर्म है इस क्वेश्चन की ऐसा, ये तो मैंने आपको बस ये चेक करने के लिए दिया आपका दिमाग चल रहा है या नहीं चल रहा है। CH3COH का के दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻5 है, तो एसीटेट आयन का के बी कितना होगा ये पूछा जा सकता है। तो एसीटेट आयन का के बी कितना होगा ये पूछा जाएगा जब भी आपसे, तो अब मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि के ए तो किसका, एसिडिक एसिड का, इंटू के बी किसका, एसीटेट आयन का। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, बिल्कुल है, तो इसके लिए जो होगा वो 10⁻⁻14 आएगा। तो के बी की जो वैल्यू आएगी वो 5 इंटू 10⁻⁵ आएगी, ठीक है बात। ये बात हो गई किसके लिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए के और के बी के रिलेशन की। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। अब अपन आते हैं पीएच पे, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं पीएच पे। पीएच क्या है, पीएच स्केल क्या है, उस पे बात करेंगे। पीएच क्या है, पीएच स्केल क्या है, उस पे अपन अब बात करने वाले, ठीक है। चलो देखो, पीएच का मतलब, पी का मतलब क्या होता है, इस पी का मतलब होता है पावर, इस पी का मतलब होता है पावर ऑफ H प्लस आयन, पावर ऑफ H प्लस आयन, इस पी को लिखते हैं पावर ऑफ H प्लस आयन। सेकेंड नंबर, मैं ये बोल रहा हूं कि पी को ध्यान रखना हमेशा माइनस लॉग लिखा जाता है। मैं देखो लॉग लिखता हूं ना तो अंडरस्टूड होता है बेस 10 है, अगर नेचुरल लॉग होता तो ln लिखा जाना चाहिए, अगर नेचुरल लॉग होगा तो ln लिखा जाएगा। तो p बराबर माइनस का लॉग 10, ठीक है। अब p का मतलब तो ये होता है, अब आप अपनी मर्जी है जो लगाओ, pH लगाया तो माइनस का लॉग H प्लस आयन, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये माइनस है ना तो ये पावर -1 हुई होगी, तभी तो -1 आगे गिरा है। पावर -1 होने का मतलब ये भी तो लिखा जा सकता है, ये
ठीक है। तो पीएच क्या होता है, पीएच जो होता है H प्लस आयन की सांद्रता, पीएच क्या है, H प्लस आयन की सांद्रता के नेगेटिव लॉग को, H प्लस आयन की सांद्रता के नेगेटिव लॉग को पीएच कहते हैं डेफिनेशन में। ठीक है, चलो अब देखो POH, तो P का मतलब क्या हुआ, माइनस लॉग OH माइनस आयन, ये लो। कोई अगर आपसे ये पूछ ले PKA क्या है, तो PKA आमिर खान नहीं, P का मतलब माइनस लॉग K। कोई पूछ ले PKB क्या है, तो माइनस का लॉग ऑफ द KB। कोई पूछ ले PKW क्या है, तो माइनस का लॉग KW। क्या होगा, माइनस का लॉग KW माइनस का लॉग K माइनस का लॉग KB माइनस का लॉग OH माइनस का लॉग H प्लस आयन। समझ में आ गई बात ये, बोलो। अब अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। तो आपको मालूम है कि KW जो होता है वो होता है H प्लस इंटू OH माइनस, इसका लॉग ले ले, तो लॉग ऑफ द KW इज इक्वल टू लॉग ऑफ द H प्लस आयन प्लस लॉग ऑफ द OH माइनस आयन। माइनस का मल्टीप्लाई कर दे, तो ये लो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये लो माइनस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या इसके बराबर हो गया PKW के, ये PH प्लस POH, तो PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या हो गया, PKW हो गया। अब अपन को मालूम है कि PKW जो होता है वो माइनस का लॉग KW होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर माइनस 14 आगे गिरेगा, तो 14 लॉग 10 पे 10 की वैल्यू 1, तो PKW कितना हो गया, 14 हो गया। तो PH प्लस POH कितना हो जाएगा, PH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होगा, 14 होगा। PH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होगा, 14 होगा। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर एप्लीकेबल है। तो रिलेशन बिटवीन PH एंड POH आ गया, PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW, PKW की वैल्यू कितनी होती है 14, तो ये लो 14। समझ में आ गई बात। अब अपन बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल की सुनना बात, पीएच स्केल में अगर मैं बात करूं, 3 केस ले रहा हूं। केस फर्स्ट, अगर H प्लस और OH माइनस आयन बराबर हो और 10⁻⁻⁷ हो जाए, तो पीएच आएगी 7, और नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन विलियन की प्रकृति कैसी होगी, न्यूट्रल उदासीन। उदासीन बोलेंगे, क्यों बोलेंगे कि उसमें H प्लस और OH माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। H प्लस और OH माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, इसलिए नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। केस सेकंड, अगर H प्लस आयन ज्यादा हो OH माइनस आयन से, अब वो H प्लस आयन ज्यादा होगा, H प्लस आयन ज्यादा होगा तो 10⁻⁻⁷ से ज्यादा होना चाहिए, तो 10⁻⁻�6 होगा, -4 होगा, -3 होगा, ऐसा होगा। तो पीएच आएगी लेस देन 7। H प्लस डोमिनेट है, तो जब सॉल्यूशन में H प्लस दिखने लग जाए तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, अम्लीय है। केस थर्ड, अगर H प्लस आयन कम हो, OH माइनस आयन ज्यादा हो, तो पीएच जो होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी, और पीएच ग्रेटर देन 7 हो तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा, क्षारीय होगा। अभी तक अपने पास जो पीएच स्केल है वो 0 से लेके 14 तक हुई, ये 0 है, ये 14 है, और ये पॉइंट हो गया 7 वाला। तो जब भी 7 वाला पॉइंट आए तो इसका मतलब वो न्यूट्रल वाला पॉइंट है। ठीक है, 0 से 7 के बीच में हो तो एसिडिक वाला पॉइंट है, और 7 से ज्यादा वाला पॉइंट हो तो बेसिक वाला पॉइंट है। ये पीएच स्केल हो गई। ठीक है, पीएच का मतलब समझ गए, पी का मतलब पावर, ठीक है, P
P का मतलब पावर को रिप्रेजेंट करेगा, पावर ऑफ H प्लस आयन। P का मतलब मैंने बेसिकली बताया माइनस का लॉग होता है, बेस 10 होता है। H लगाओगे तो H प्लस लगा देना, OH लगाया तो OH माइनस लगा दो, Ka लगाया तो log Ka लगा दो, Kb लगाया तो Kb लगा देना, Kw लगाया तो Kw लगा देना। pH और pOH में रिलेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे pH प्लस pOH होगा 14। pH स्केल 0 से लेके 14 तक होगी। एक बात ध्यान रखें, pH की वैल्यू जो है ना, pH की वैल्यू जो ध्यान रखना 0 से कम भी आ सकती है और 14 से ज्यादा भी जा सकती है। डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन क्या दे रखी है। जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतनी pH कम आएगी, जितना ज्यादा एसिडिक होगा pH कम आएगी, जितना ज्यादा बेसिक होगा pH उतनी ज्यादा आएगी। जितना ज्यादा एसिडिक उतनी pH कम, जितना ज्यादा बेसिक उतनी pH ज्यादा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट मैंने बोले, इनको ध्यान रखना है। चले आगे। अब अपन सारे के सारे pH के न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले। किसकी बात करेंगे? pH के न्यूमेरिकल्स की, कि pH कैसे कैलकुलेट की जाती है। हाँ देखिए, pH से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत सिंपल से, बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस पर pH बराबर 7 के विलयन की प्रकृति बताइए। आपने जैसे ही pH 7 देखा और आपने कहा pH 7 है, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा, सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा। गलत। वो कहां पे बात थी? 25 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। टेम्परेचर कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस कंडीशन में KW बढ़ेगा। KW बढ़ेगा तो PKW की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब PKW जो आएगा वो 14 से कम आएगा। ये तो बात समझ में आई। तो जब 14 से अगर कम आया तो न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? जब H प्लस और OH माइनस आयन बराबर हो। न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होता है? H प्लस आयन और OH माइनस आयन बराबर हो। इसका मतलब PH प्लस POH बराबर होगी, और वो किसके बराबर होगा? PKW के बराबर। तो 2 टाइम्स PH जो आएगा वो लेस देन आएगा किससे? 14 से। तो PH इज लेस देन 7। ये न्यूट्रल पॉइंट है। अब इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट 6.7 हो सकता है, 6.8 हो सकता है, लेकिन 7 नहीं है। तो अब बताओ कि न्यूट्रल पॉइंट के राइट हैंड साइड में पॉइंट दे रखा है या लेफ्ट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में है तो pH बराबर 7 वाला विलयन जो होगा वो कैसी प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? तो टेम्परेचर का रोल है यहां पे, सब कुछ है। जो मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ाया तो KW बढ़ गया, KW बढ़ा तो PKW बढ़ा, कम हुआ, PKW कम हुआ तो 14 से कम हो गया। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट वहां पे होता है जहां पे H प्लस और OH माइनस आयन बराबर। PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW। H प्लस और OH माइनस आयन बराबर होगा तो PH और POH बराबर होगी। तो मैंने इस POH की जगह लिख दिया PH, तो 2 टाइम्स PH लेस देन 14, PH इज लेस देन 7। तो मैंने बोला PH इक्वल टू 7 वाला विलयन जो होगा वो कैसी प्रकृति का होगा? फिर क्षारीय प्रकृति का होगा, बेसिक नेचर का होगा। चलो आगे। हाँ देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। pH बराबर 6.5 वाले विलयन की प्रकृति बताइए। प्रकृति बताइए यदि जल की आयनन कोटि 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶% है। बात सुनने ढंग से, वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब वाटर की जो पीएच होती है ना, वो न्यूट्रल पॉइंट की पीएच होती है। वाटर की पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 होती है।
तो न्यूट्रल पॉइंट होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 pH वाला। एक काम करो, जल के आयनन कोटि मेरे को लग रहा है चेंज है, पहले लिखवाया था 1.8 इंटू 10⁻⁷ होती थी, तो मैंने कहा H प्लस आयन कैलकुलेट करो। C अल्फा के बराबर होगा, C किसके बराबर 1000/18 के बराबर, अल्फा किसके बराबर ये लो, तो ये आएगा परसेंटेज में चाहिए ना, परसेंटेज में 10⁻⁸ के बराबर हो जाएगा। कैसे, इसको जब परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे तो ये इतना हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा ना, है ना। 18 से 18 गया, 10⁻⁻6 हो गया। H प्लस आयन ये, तो pH क्या होता है, माइनस का लॉग ऑफ दी H प्लस आयन, ये लो pH आ गई वाटर की 6, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट की pH है 6। अब तुम्हें दे रखा है 6.5, तो राइट में या लेफ्ट में, राइट में, तो pH बराबर 6.5 वाला विलियन जो होगा वो कैसा होगा, नेचर में बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा, बेसिक नेचर का। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए आपको, बस ये क्वेश्चन इसलिए करवाए गए, ये प्रॉब्लम दोनों इसलिए करवाई गई है आपको बेसिक आइडिया रहे कि देखते ही आपको आंसर नहीं देना है कि pH बराबर 7 है तो क्या करना है, pH बराबर 6.5 है, देखते ही आंसर नहीं देना है, पहले चेक करो और क्या डेटा दे रखा है, ये दे रखा है ना, इसका यूज करो, ये दे रखा है ना, इसका यूज करो। 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पॉइंट की pH 7 होती है, हर जगह नहीं होती है वो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ये दो सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। उसके बाद 3rd नंबर पॉइंट पे बात करते हैं, निम्न विलयन की pH ज्ञात करो। कुछ H प्लस आयन दे रखे हैं, पहला H प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन दे रखी है वो 2 इंटू 10⁻⁻3। एक बार समझ ले ये क्वेश्चन को, फिर मैं आगे शॉर्ट मेथड बताता जा रहा हूं। H प्लस आयन है तो pH होगा माइनस का लॉग ऑफ दी H प्लस आयन, ये लो pH बराबर माइनस का लॉग ऑफ दी H प्लस आयन, ये लो माइनस पड़ा रहने दो, log 2 प्लस log m इंटू n, ये लो माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, 0.3 ले ली मैंने, ये -3 हो गई, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो 2.7 आ गया, pH कितना आ गया 2.7। इतना मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। H प्लस आयन जब भी दे रखा होता है तो जो 10 की पावर दे रखी होती है, जैसे -3 दे रखी है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। -3 को जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 3 बन जाएगा, ये देखो बन गया 3, फिर लिखो माइनस, ये लिख दिया माइनस, फिर जो आगे दे रखा है ना इसकी लॉग में वैल्यू लिख दो, इसकी लॉग में वैल्यू लिख दो 3 माइनस log 2, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो 0.3 लिख दिया, आंसर आ गया। आया समझ में। एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। H प्लस आयन दिया, मैं डायरेक्ट एक लाइन में लिखूंगा 5 इंटू 10⁻⁻10। अब आपको इसकी pH कैलकुलेट करनी है, pH कैलकुलेट करनी है तो pH बराबर, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया 10 माइनस log 5, log 5 की वैल्यू बोलो, log 5 की वैल्यू 0.7, तो ये हो गया 9.3, ये लो। अगला एग्जाम्पल, अगर मेरे को H प्लस आयन ऐसा दे दे 1.25 इंटू 10⁻⁻5, दो log 2 याद होना चाहिए, log 3 याद होना चाहिए, log 10 याद होना चाहिए, अपना बनते हैं। log 10 को लिखूंगा, 5 को लिखना होगा तो 10/2, log 10 माइनस log 2 तो 0.7 अपना पाएगा, अपना वैल्यू आएगी। और एग्जाम में तो वैल्यू दे रखी होगी, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, एग्जाम में तो वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है बात। चले देखिए, बात समझना, इसका कैलकुलेट करना है ना आपको pH, तो pH बराबर 5 माइनस log 1.5 को 5/4 लिख दूं, बस काम हो गया आपका। log 5 की वैल्यू 0.7, log 4 की वैल्यू 0.6, 5 माइनस 0.1 4.9, ये क्वेश्चन दे रखा। तो जब मैंने H प्लस आयन दिया तो pH कैलकुलेट हो गई, ठीक है बात। अब देखिए आगे 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, अब मैं OH माइनस आयन दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं OH माइनस आयन, और pH पूछ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, pH ज्ञात करो, है ना। पहला
OH माइनस आयन दे दिया 10⁻⁻⁴, कोई बात नहीं। OH माइनस दिया तो POH कैलकुलेट कर लो, वही सेम तरीका, सीधा माइनस से मल्टीप्लाई किया, 4 कुछ है ही नहीं तो पड़ा रहने दो। PH हो जाएगा 14 माइनस POH, ये लो 10। अगली बात समझ में। अगला देखिए, OH माइनस आयन दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। पहले POH कैलकुलेट कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस लॉग 2.5, 5/2 होगा, क्या होगा 5/2। 5/2 का मतलब ये हो गया, इसको ऐसे लिख दो 5/2, log 5 की वैल्यू 0.7 माइनस 0.3, 0.4, 0.4 तो इसका मतलब 2.6, ये लो आ गया 2.6। सी वाला पार्ट देखें, OH माइनस आयन दे रखा आपको 4 इंटू 10⁻⁻12, ये OH माइनस दिया है। POH पूछा है तो POH में पहले कैलकुलेट कर लूंगा 12 माइनस log 4 की वैल्यू होती है 0.6, तो 12 माइनस 0.6 मीन्स 11.4, तो pH हो जाएगा 2.6, pH कितना हो जाएगा 2.6। चले आगे, ये देखो अगर OH माइनस आयन दे रखा तो पहले POH कैलकुलेट कर लेना और फिर pH कैलकुलेट हो जाएगी। चले, अब इसका रिवर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, कैलकुलेट H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। अब हो सकता है आपको pH दे रखा हो या POH दे रखा हो, H प्लस आयन पूछा तो POH भी मतलब OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी पूछी जा सकती है। जैसे पहला दिया मैंने pH दिया 6.5। अब सुनना बात को ढंग से, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा माइनस का log ऑफ दी H प्लस आयन, यही हुआ 6.5 इज इक्वल टू माइनस का log ऑफ दी H प्लस आयन। अब आप ये सोच रहे हो कि log ऑफ दी H प्लस आयन बराबर माइनस का 6.5, तो H प्लस आयन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस में 6.5, ये नहीं दे रखा होगा वहां पे, ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा होगा। मैं करने का तरीका बताता हूं। आप तो क्या क्या करो कि जब pH कैलकुलेट करनी है ना, pH दे रखी और H प्लस आयन कैलकुलेट करना हो, तो सिंपल सा तरीका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेके बता रहा हूं, जो ये 6 ले रखा ना, इससे पावर 1 बढ़ा के बोलू नेगेटिव में -7, तो सीधा लगा दो 10⁻⁻7। जो वैल्यू दे रखी होती है, जो इंटीजर दे रखा उससे 1 बढ़ा के बोलो 10⁻⁻7। मल्टीप्लाई में क्या करना है सुने, इसकी अगर तुम pH ले लेते तो 7 आ जाती, तुम्हें लानी कितनी है 6.5, इसका मतलब 0.5 वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है। 0.5 लॉग में किसकी वैल्यू होती है वो देखें, मैं यहां लिख रहा हूं 10⁻⁻7 की pH आती 7, बट अपन को कितनी लेके आनी है 6.5, कम कितनी करनी है 0.5 करनी है। 0.5 लॉग में किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, वो मल्टीप्लाई में लिखें, ये बात है। मैंने कहा लानी 6.5 थी, ऐसा लिखता है तो आती 7.5 करनी है। 0.5 जो होगी वो अप्रोक्सीमेट 2.8 की वैल्यू होगी। सर हमें कैसे मालूम, दे रखा होगा, नहीं दे रखा हो तो मैं आइडिया दे देता हूं। log 2 की वैल्यू होती है 0.3 और log 3 की वैल्यू होती है 3.2 होगा, ठीक है 3.2। कैसे मालूम चला, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, तो 0.4771 से तो ज्यादा है ना 0.5, इसका मतलब 3 से ज्यादा होगा, 4 से कम होगा, तो अप्रोक्सीमेट आइडिया से देख लो 3 और 4 के बीच का डिजिट होना चाहिए, मैंने 3.2 लिखा। एक एग्जाम्पल आगे और समझो, मालूम चलता जाएगा। मैंने जैसे ऐसा लिख दिया pH बराबर 3.1, ये लिखा, तो ये लिखा तो देखो अब क्या करोगे, मैं सीधा लिख रहा हूं H प्लस आयन बराबर 10⁻⁻4, एक बढ़ा के लिख दिया। अब आएगी 4 आएगी तो कम कितनी करनी है 0.9, 0.9 लॉग में किसकी वैल्यू होती है 8 की, तो ये लो 8 लिख दिया। 8 की कैसे मालूम चला, 2 का पावर 3 लिखो, 3 आगे गिरेगा, log 2 की वैल्यू 0.3 इंटू 3 कितना होगा 0.9। चलो आगे सी वाला पार्ट देखो, pH दे रखी है 12.2, H प्लस आयन कितना होगा, तो मैं बोल रहा हूं H प्लस आयन जो होगा
वो होगा 10⁻⁻13। 0.8 किसकी वैल्यू होती है? 0.8 वैल्यू किसकी होती है? 6 की वैल्यू होती है 0.77, तो इसका मतलब 6.2 की वैल्यू मान लो। बात आ रही समझ में? डी वाला पार्ट, अगर POH दे रखी है 4.6, ठीक है, तो H प्लस आयन कैलकुलेट करना है। H प्लस आयन कैलकुलेट करना है भैया, तो पहले एक काम कर लेना, pH कैलकुलेट कर लेना 9.4। ये क्वेश्चन अब पहले वाले की तरह बन गया। तो H प्लस आयन जो होगा 10⁻⁻10 कम कितनी करनी है? 0.6, तो वो वैल्यू होती है 4 की। ये लो। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा दे रखा हो कि POH 10.35 दे रखा हो, तो POH अगर ये दे रखा है तो पहले pH कैलकुलेट कर लो इससे। pH होगा 3.65, तो H प्लस आयन जो होगा वो 10⁻⁻4, 0.35 वैल्यू कम करनी है, तो वो होगी लगभग 2.2 की, मान लो 2.2 की भी हो सकती है, 2.3 की भी हो सकती है। ठीक है, कर लोगे इस टाइप से। तो देखो अगला क्वेश्चन था अपना, pH दिया था, pH कैलकुलेट, थर्ड नंबर टाइप का क्वेश्चन में करवाया। H प्लस आयन दिया, pH कैलकुलेट करवाया। OH माइनस आयन दिया, pH कैलकुलेट करवाया। pH देखिए H प्लस और OH माइनस आयन कैलकुलेट करवा रहा हूं। ठीक है बात, चले आगे। चलो चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। pH बराबर 2 एंड pH बराबर 3 के समान आयतनों को मिलाने पर, समान आयतनों को मिलाने पर प्राप्त विलयन की pH ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले मैं मेथड बता देता हूं, उसके बाद सीक्वेंस बताऊंगा क्या रहनी चाहिए। pH बराबर 2 है ना, तो H प्लस आयन कितना मिलेगा? 10⁻⁻², ये मिलेगा। pH बराबर 3 है तो H प्लस आयन कितना मिलेगा? 10⁻⁻3। दोनों को मिलाया तो H प्लस आयन इन रिजल्टेड सॉल्यूशन में डिवाइड बाई 2। क्यों? वॉल्यूम डबल हुआ तो कंसेंट्रेशन आधी होनी चाहिए। ये लो, यहां से मैं 10⁻⁻3 कॉमन लेता हूं तो 10 + 1 डिवाइड बाई 2 बनेगा। इसका मतलब 5.5 इंटू 10⁻³ बनेगा, यही बनेगा। अगर ये बनता है तो इसका pH कैलकुलेट करेंगे तो 3 - log 5.5 आएगा। आएगा 3 - log 5.5। log 5.5 की वैल्यू होती है 0.74, तो ये आ गया 2.26। दो, जब भी अगर एक एक का डिफरेंस होगा ना, pH 2 और 3 होगा, 8 या 9 होगा, 4 या 5 होगा, तो एक बात फिक्स होगी, यहाँ 10⁻⁻4 10⁻⁻5 बनेगा। तो जब 10⁻⁻5 कॉमन लोगे तो 10 + 1 डिवाइड बाई 2 बनेगा। इसका मतलब हर बार 5.5 तो बनना ही है। इसका मतलब हर बार 0.74 माइनस होगा ही होगा, तो हर बार पीछे 0.26 आएगा ही आएगा। तो सिंपल सा बात, लॉजिकल बात ये बता देता हूं, जब भी आप इक्वल मिलाते हो pH बराबर 2 और pH बराबर 3 के, pH बराबर 2 और pH बराबर 3 का मिलाया तो रिजल्टेड pH जो आएगी, जो ये 2 होती है ना, उसके आगे 0.26 लिख दो, जो छोटा होता है उसके आगे 0.26 लिख दे। जैसे pH बराबर 6 और 7 के विलयन का समान आयतन मिलाओगे तो pH रिजल्टेड जो आएगा वो आएगा 6.26, फिक्स है। pH बराबर 9 और pH बराबर 10 का अगर मिलाओगे तो pH रिजल्टेड जो बनेगा वो बनेगा 9.26। क्या बनेगा? 9.26 बनेगा। ठीक है बात, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, ये बात हो गई। अब 8 9 10 तीनों को मिला रहा हूं, pH बराबर 8 9 और 10 के समान आयतनों को मिलाने पर, समान आयतनों को मिलाने पर प्राप्त विलयन की
परिणामी पीएच ज्ञात करो। तो इसमें इस बार 3 का है, ठीक है। अब आगे 4 वगैरह का नहीं करेंगे अपन, यहां तक ही करेंगे। तो इसका भी एक ट्रिक बताऊंगा। पीएच बराबर 8 है तो H प्लस आयन 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा। पीएच बराबर 9 है तो H प्लस आयन जो होगा वो 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 9 हो जाएगा। और पीएच बराबर 10 है तो H प्लस आयन जो होगा वो 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10 होगा। H प्लस आयन रिजल्टेड, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर देंगे क्योंकि वॉल्यूम 3 गुना हो गया है। ये लो 10 की पावर माइनस 10 कॉमन लोगे तो यहां से 100 बचेगा, यहां से 10 बचेगा, यहां से 1 बचेगा, डिवाइड बाई 3 111 होता है 37, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है तो 10 माइनस लॉग 37 ये आएगा, बनेगा ये। अब ये बनेगा अगर, तो ये बन जाएगा 1.56 तो 8.44 बन जाएगा। दो ये हर बार बनना है, वापस वही कहानी है। 111/3 हर बार बनेगा, 37 हर बार बनेगा, 1.56 हमेशा कम होगा। तो जब 3 का मिक्सचर दे रखा हो ना, 8, 9, 10 का, तो जो छोटा होता है उसमें 0.44 ऐड कर दो। जैसे पीएच बराबर 2, 3 एंड 4 को मिक्स करोगे तो पीएच रिजल्टेड छोटा कौन है 2, उसके आगे 0.44 ऐड कर दो। अगर पीएच बराबर 6, 7, 8 को अगर ऐड किया, इक्वल वॉल्यूम मिलाया, तो पीएच रिजल्टेड छोटा है, उसके आगे 0.44 लिख दो। ये लो काम हो गया, ठीक है बात। चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पीएच बराबर 2 एंड पीएच बराबर 4 के समान आयतन को मिलाने पर प्राप्त विलयन की पीएच ज्ञात करो। ये अपन से पूछा गया, ठीक है। तो कर लेंगे सेम तरीका के। अब बस दो ही ये ट्रेंड ध्यान रखना है, बाकी अब ऐसे दो दो का हर किसी का याद नहीं रखना अपन को। बस डिफरेंस 1 का हो, डिफरेंस 1, 1, 1 का हो। 2 सॉल्यूशन हो तो जो छोटा होता है उसके आगे 0.26 लिख दे, 3 हो तो जो छोटा है उसके आगे 0.44 लिख दे। हर किसी का ट्रेंड नहीं बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये फेमस प्रॉब्लम है इसलिए बता रहा हूं मैं। पीएच 2 है तो H प्लस आयन कितना होगा, रिजल्टेड कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। तो 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 2 प्लस 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 4 आ जाएगा, 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 55.5 आ जाएगा, सॉरी 50.5 यही आएगा। चलो तो पीएच हो जाएगा 4 माइनस लॉग 50.5। लॉग 50 होगा 5 इंटू 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 और 5 की वैल्यू 0.7, तो 1.7 तो आएगी है ना। तो 1.7 तो आएगी, तो माइनस में 1.7 यही तो आएगा। अगर ये आएगा तो ये हो जाएगा 2.3। सही लिखा है क्या मैंने, बिल्कुल सही, 2.3 आ जाएगी। चले आगे, आगे अभी और क्वेश्चन करते हैं। इसके 8 क्वेश्चन बता दिए मैंने, आगे और बात करते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 9। अगर मेरे को ऐसा दे रखा है पीएच कैलकुलेट करनी है, पीएच ज्ञात करो, ठीक है, ये पूछा गया पीएच ज्ञात करो। क्या क्या दे रखा है देखिए, फर्स्ट दे रखा है 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 1 मोलर HCl, ये दे रखा है। अब देखो ढंग से सोचना, 10 की पावर माइनस 1 मोलर HCl है, HCl एसिड है इस बार, और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो H प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा, तो ये किसके बराबर आएगा, C अल्फा के बराबर आएगा, H प्लस है। ये C अल्फा जो है इसका अल्फा 1 है, तो अल्फा 1 है तो इसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर आएगी, C के बराबर, तो H प्लस आयन C के बराबर होगा, और C है 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 1, तो पीएच हो जाएगा सीधा 1। आ गया समझ में, सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम है। सेकेंड नंबर देखें, इसका बी पार्ट देखें, ठीक है।
बी पार्ट जैसे मैंने दिया 2 इंटू 10⁻³ मोलर HNO3 ये दिया। अब HNO3 के बारे में अगर अपन बात करें तो HNO3 ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो HNO3 टूटेगा तो H++ नाइट्रेट आयन देगा, तो ये किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा। तो H+ आयन हो गया C के बराबर और C है 2 इंटू 10⁻³ तो pH। अब तो क्वेश्चन वही बन गया ना जो पहला क्वेश्चन दिया था। तो pH कितना हो जाएगा? 3 - log2। log2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3, तो 2.7। pH कितनी हो जाएगी? 2.7 हो जाएगी। चलो आगे बात करते हैं थर्ड नंबर प्रॉब्लम पे। इसका सी पार्ट 5 इंटू 10⁻⁵ मोलर H2SO4 है, ये है अगर, ठीक है। अगर ये दे रखा है तो देखो सुनो बात को, मेरे को H2SO4 ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट α1 होगा। तो H2SO4 जब ब्रेक होगा तो 2H+ आयन देना चाहिए प्लस सल्फेट आयन देगा, तो इसकी कंसेंट्रेशन 2C के बराबर आएगी। तो H+ आयन इज इक्वल टू 2C, तो 2 इंटू C, तो ये हो गया 10⁻⁴ मोलर, 10⁻⁴ मोलर आ गया। तो H+ आयन आ गया 10⁻⁴ मोलर आया, तो pH कितनी आएगी? 4 आएगी। ये लो, ठीक है, बात क्लियर है। ये इस टाइप से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा हो तो आपको ऐसे टैकल करना है। अब आइएगा बात अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। मेरे को ऐसा दे दिया कि 10⁻⁻6 मोलर HCl है, इसमें H+ आयन की कंसेंट्रेशन, OH- आयन की कंसेंट्रेशन एंड pH ज्ञात करो, ठीक है। अगर ये दिया है तो मैं क्या करता हूं, 10⁻⁻6 मोलर HCl है, तो HCl जब टूटेगा तो H++ Cl- देगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी कंसेंट्रेशन C के बराबर होगी। इसका मतलब H+ आयन C के बराबर हो गया 10⁻⁻6, तो pH आ जाएगा 6। OH- आयन जो आएगा वो आएगा 10⁻⁸। कैसे आया? समझ में आ गया? pH+ इंटू OH- जो होगा वो 10⁻⁻14 के बराबर आएगा, उसके अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है बात। चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। 10⁻⁷ मोलर HCl दे दिया, क्वेश्चन सेम है। H+ आयन कितना होगा, OH- आयन कितना होगा एंड pH कितनी होगी। अब बात सुने ढंग से, अब मजेदार बात आ रही है। अभी तक देखो मैंने एक भी क्वेश्चन में ये एसिड देने स्टार्ट हुए, तो एसिड देने स्टार्ट हुए तो मैंने अभी तक एक भी बात नहीं बोली कि एक्वस सॉल्यूशन में देखना होता है। एसिडिक नेचर पहले भी बात कर चुका हूं। एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो किस में चेक करनी होती है? आपको एक्वस सॉल्यूशन में चेक करनी होती है। तो एक्वस सॉल्यूशन में चेक करो आप, तो किस में चेक करना है? एक्वस सॉल्यूशन में चेक करना है। तो सुने बात को अब आगे, तो वाटर से भी तो H+ आयन आएगा, तो पहले क्यों नहीं लिया सर अभी तक आपने? दो पहले इसलिए नहीं लिया, सुनना बात को, मैं केस बता रहा हूं। अगर H+ फ्रॉम एसिड, H+ फ्रॉम एसिड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻6 मोलर आए, अगर H+ फ्रॉम एसिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻6 हो, इसमें 10⁻⁻6 से ज्यादा था, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें ग्रेटर है, इक्वल है, तो जब ये कंडीशन आए तो H+ टोटल जो लोगे वो किससे लेना है? H+ फ्रॉम एसिड से ही ले लेना है। ये केस फर्स्ट है, ठीक है। और केस सेकंड, अगर H+ जो है एसिड से जो आ रहा है वो अगर लेस देन आ रहा है 10⁻⁻6 मोलर से, तो H+ जो टोटल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा H+ फ्रॉम एसिड प्लस H+ फ्रॉम वाटर, और वाटर से कितना आएगा? 10⁻⁻7। वाटर से कितना आएगा? 10⁻⁻7। ये लिखना है आपको। तो देखिए अब ये 10⁻⁻6 से कम है, तो H+ टोटल लिखूंगा तो 10⁻⁻7 प्लस वाटर से भी कितना आता? 10⁻⁻7, तो 2 इंटू 10⁻⁻7। pH कितनी हो जाएगी? 7 माइनस log 2, 6.7। कितनी आएगी? 6.7, ठीक है। pH इतनी आएगी।
OH माइनस आयन कैलकुलेट करना है तो 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻7, तो ये आएगा 5 इंटू 10⁻⁻8। ये चेंज हुई कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है। समझ में आई बात आपको? बोलो, चले आगे। ठीक है, तो जब ये दो केस ध्यान रखने, H प्लस फ्रॉम एसिड, इसी टाइप से बेस के लिए भी होगा। OH माइनस फ्रॉम बेस से अगर 10⁻⁻6 मोलर से ज्यादा है तब तक तो ठीक है। अगर OH माइनस फ्रॉम बेस से 10⁻⁻6 m से कम आने लग जाए तो OH माइनस टोटल OH माइनस फ्रॉम बेस प्लस OH माइनस फ्रॉम वाटर आएगा। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, एक लास्ट क्वेश्चन देख लो आज का। चले आगे देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। पीएच कैलकुलेट करनी है आपको, पीएच ही कैलकुलेट करनी है। क्या दे रखा है? फर्स्ट 10⁻⁻2 मोलर NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है। इस बार स्ट्रॉन्ग बेस है तो सिंपल सी बात है NaOH है, तो ये जब टूटेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na प्लस प्लस OH माइनस टूटेगा, OH माइनस C अल्फा के बराबर होगा, अल्फा 1 होगा, तो OH माइनस आयन जो होगा वो C के बराबर आएगा, C है 10⁻⁻2, तो POH आ जाएगी 2, तो pH आ जाएगी 25 डिग्री सेल्सियस पे 12। ठीक है, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें। 5 इंटू 10⁻⁻6 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक होता है तो कैल्शियम प्लस 2 आयन प्लस 2 टाइम्स OH माइनस आयन देता है, ये 2C अल्फा होगा, अल्फा 1 है तो ये 2C होगा 2C, तो OH माइनस आयन जो होगा वो 2 इंटू C दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻6 मीन्स 10⁻⁻5, तो POH बराबर आ जाएगा 5, pH बराबर हो जाएगा 9, pH कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका C पार्ट देखे, अगर मेरे को डायरेक्ट दे दे 10⁻⁻8 मोलर NaOH है, ये लो भैया, इस बार OH माइनस आयन जो है वो आ गया 10⁻⁻8, तो ये कम आ गया है तो वाटर वाला ऐड करना है। ये अगर वाटर वाला ऐड करोगे तो ये आएगा 1 प्लस 1.1 इंटू 10⁻⁻7, तो POH बनेगा 7 माइनस लॉग 1.1, लॉग इसकी वैल्यू ये होती है तो 6.97 बनेगा, तो pH कितना बन जाएगा? 7.03। एक ऑप्शन वहां पे 8 भी दे रखा होगा जो होगा नहीं, 7.03 आएगा। ठीक है, एक ऑप्शन pH जो आएगी वो आएगी 6, सॉरी POH 8 आएगी तो pH 6। pH 6 कैसे हो सकती है? बेस है ना, तो बेस की pH तो 7 से ज्यादा होगी जब 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका रोल समझ में आया कि कब वाटर से ऐड करना है और कब वाटर से ऐड नहीं करना है। जब आपको एसिड दे रखा हो 10⁻⁻6 मोलर H प्लस आयन से कम आ जाए तो उस समय वाटर वाले ऐड कर देना, ज्यादा हो तो ऐड करने की जरूरत है नहीं। तो ये आज आपका सेकंड लेक्चर आयोनिक इक्विलिब्रियम का अपन यहां तक करते हैं। मैंने पीएच के 12 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में 12-13 क्वेश्चन और करके पीएच को कंप्लीट करके फिर आगे बात करेंगे। ठीक है बात, चलो यहां तक करना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।